Welcome to 12th lecture of complex number and today we will do some questions on circle. पिछले क्लास में मैंने सर्कल के बारे में क्वेश्चन बताया था. मॉड z इज इक्वल टू r. एक सर्कल होता है सेंटर उसका 0 0 और रेडियस r होगा. z माइनस z मॉडुलस इज इक्वल टू r. सेंटर z नॉट होगा, रेडियस r होगा. z z बार प्लस a z बार प्लस z z बार प्लस a बार z प्लस a z बार प्लस b इज इक्वल टू 0. सर्कल का इक्वेशन होगा जिसका सेंटर माइनस होगा, रेडियस मॉड a स्क्वायर का रूट ओवर होगा. और मैंने कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स के बारे में बताया था जिसे मैंने एक और तरीके से लिख दिया है. चलिए इसको एक बार पढ़ ले तो आप कॉपी कर लेंगे. इसमें मैंने क्या किया है आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो z1 z2 z3 का पोजीशन मैंने एक ही रखा है, z4 का पोजीशन को चेंज किया है. इससे आपको वो दोनों चीजें एक साथ दिख जाएगा. मैंने क्या बोला था सर्कल के कंडीशंस को आप अलग-अलग तरीके से भी लिख सकते हैं. एक कंडीशंस मैंने क्या बताया था कि अगर आप ये वाला सेगमेंट देख लें तो ये दोनों एंगल आपका बराबर होगा. और दूसरा मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का सम आपका पाई होगा. आप उस तरीके से बढ़ सकते हैं. उसको मैंने एक साथ एक नए तरीके से लिखा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे. मैंने क्या लिखा है एंगल AC भी एंगल AD भी आइदर इक्वल और डिफर बाय पाई. इक्वल क्या नहीं करते, ये दोनों बराबर होगा, मिसेस दोनों का डिफरेंस 0 होगा. तो ये एंगल आपका Z3 पे बन रहा है. Z3 पे एंगल कैसे बन रहा है, Z3 माइनस Z1 मींस Z3 माइनस Z1 से Z3 माइनस Z2 पे हम जा रहे हैं. Z नीचे वाले इससे ऐसे जा रहे हैं. ये डायरेक्शन देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में बहुत ध्यान मत रखिएगा. सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में इससे भी हम बहुत बार काम करते हैं क्योंकि हमारा ये फिगर विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस नहीं है कि हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोल सके. तो ये आप देखिए Z3 माइनस Z2 से Z3 माइनस Z1 जाने में यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इधर भी ऐसा लिखे होंगे कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होगा. Z4 पे एंगल बन रहा है, Z4 से Z2 जाने में Z4 माइनस Z2 मींस इस लाइन से Z4 माइनस Z1 जाने में इस पे बन रहा है. तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बराबर होगा, आर्गुमेंट का डिफरेंस 0 होगा. फिर हमने क्या लिखा डिफर बाय पाई. इसका आप जरा डायरेक्शन को ध्यान से देखिए. इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर एक एंगल थीटा है दूसरा एंगल पाई माइनस थीटा है, सर इसको थीटा मानिएगा सर तो ये पाई माइनस थीटा होगा. तो सर ये डिफर बाय पाई कैसे हो जाएगा. ठीक है, ये कंफ्यूजन हमने देखा है क्लास के बाद बहुत लोग करते हैं कि सर आपने बोला ये थीटा और ये पाई माइनस डिफर बाय पाई क्या होगा. तो वो डिफर बाय पाई को आप जरा ध्यान से समझिए. फिर से देखिए इस फिगर में Z3 माइनस Z2 ये लाइन आपका Z3 माइनस Z2 से Z3 माइनस Z1 आप इस लाइन पे जा रहे हैं. तो इस लाइन पे जा रहे हैं तो इस एंगल को आप अगर मान लीजिए थीटा 1, इस एंगल को आप क्या मान लीजिए थीटा 1. अब आप ध्यान से देखिए Z4 माइनस Z2 Z4 माइनस Z2 से Z4 माइनस Z1 पे जा रहे हैं. तो इस एंगल को आप देख लीजिए, ये एंगल आपका दरअसल क्या होगा, तो ये एंगल आपका होगा पाई माइनस थीटा 1. बात तो सही है, ये थीटा 1 होगा तो ये पाई माइनस थीटा 1 होगा. अब सवाल है कि डिफर बाय पाई कैसे हो गया. डिफर बाय पाई क्यों लिखते हैं, आगे पर में फ्रीक्वेंटली लिखेंगे, धीरे धीरे आपके भी आदत पड़ जाएगी. अब देखिए तो दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया. ये वाला ऐसे आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वाला ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में हो गया. तो उस सेंस में फिर हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे. अब आप दोनों का डिफरेंस देखिए तो क्या होगा, अब आप दोनों का डिफरेंस देखिए तो क्या हो गया, तो ये आपका डिफरेंस हो गया थीटा 1 माइनस. तो ये माइनस में ये माइनस करेंगे, इसमें ये माइनस करेंगे क्या हो जाएगा प्लस इतना माइनस थीटा 1 डिफर बाय किस सेंस में, बात समझ में आई. ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा ध्यान रखना है रोटेशन सेम डायरेक्शन में हो तो सेम साइन रोटेशन का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गया तो एक मान लीजिए यहीं पे हम डायरेक्शन अपोजिट कर दिए होते तो एक को थीटा मानते दूसरे को माइनस थीटा मानते. ये ध्यान में रखना है दोस्तों. ये कंडीशन आ गया. हमने जो कंडीशन में दिखाया था एक बार नेगेटिव नंबर उसके कारण से रियल नंबर नेगेटिव हमने लिखा था और ऐसा कुछ नहीं है, फाइनली ये एक रियल नंबर आता है. ये कंडीशन आप समझिए, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था. ठीक है, बहुत जगह लिखा होगा इसलिए मैंने वापस लिखा डिफर बाय पाई. और आपको हमेशा कंफ्यूजन होता है पाई और एक पाई माइनस डिफर बाय पाई क्यों लिखा जाता है. डायरेक्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. चलिए ये तो बात हो गई, इसको आप समझ लेंगे. ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ये धीरे धीरे बहुत कुछ अनुभव के साथ आपको समझ में आने लगता है. शुरू में हम चीजों को बहुत गौर से समझते हैं पर धीरे धीरे आपको लगता नहीं हम ऐसे भी लिख सकते हैं. मैंने क्लियर किया. चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे. आपका ये जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है. इसमें सर्कल का क्या यूज है. सर्कल के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं. चलिए
तो आपका क्वेश्चन क्या है, z minus 25 iota is less than equal to 15, find z whose modulus is maximum, modulus is minimum, argument is maximum, argument is minimum। तो पहले आप ध्यान से देखिए, इजी क्वेश्चन है, टाइप ने आपको लग सकता है बट क्वेश्चन इजी है। ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर आपका है 25 आयोटा, सेंटर 25 आयोटा कहने का क्या अर्थ है, इसका सेंटर आपका है 0.25, इसका सेंटर आपका कितना है 0.25, रेडियस इसका है 15, इक्वल साइन पे हम देख रहे हैं, तो रेडियस अगर इक्वल है तो मान लीजिए 15 और 15 डिस्टेंस इतना है, तो हम एक ऐसे सर्कल बना ले। चलिए हम एक ऐसा सर्कल बना लिया, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये लेस देन क्या बताता है कि z इक्वल टू बताता है कि z इसके सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट होगा, इक्वल टू बताता है कि ये इसके सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट होगा, और लेस देन बताता है कि ये इसके इनसाइड में z कोई पॉइंट हो सकता है। ज्यादा मैं नहीं बोल, ये जितने पॉइंट्स देख रहे हैं z का पोजीशन इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे या इसके इनसाइड है, क्योंकि इसके किसी पॉइंट से इसका जो डिफरेंस है 15 या 15 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। जो रेडियस हमने 15 माना है, तो इस पॉइंट को अगर हम a मान लें तो ये 50 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.10, और इसको ऊपर मान लेंगे 15 ऊपर जाएगा तो पॉइंट b क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.15, ये आपका हो जाएगा 0.15। चलिए ठीक है, तो अब देखिए तो मॉडुलस इज मैक्सिमम, मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है सेंटर से डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होता है आइडेंट प्लेन में मॉडुलस कहलाता है। तो बहुत क्लियरली आप देख रहे हैं कि जो पॉइंट ये है ये सेंटर से सबसे सेंटर का है, मॉडुलस सबका क्या होता है, मॉडुलस होता है ओरिजिन से डिस्टेंस, मॉडुलस क्या होता है आर्गेंट प्लेन पर ओरिजिन से डिस्टेंस। तो आर्गेंट प्लेन पर ओरिजिन से डिस्टेंस की बात करें तो पॉइंट ए सबसे नजदीक है, तो आप लिख सकते हैं 0 + 10 आयोटा हैज लीस्ट मॉडुलस। अगर हम z इस मिनिमम की बात करेंगे तो ln से 10 होगा। इसमें कौन सा पॉइंट है जो ओरिजिन के सबसे ज्यादा नजदीक है और जो ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूर है, तो ये सबसे ज्यादा नजदीक है, इसका जो भी पॉइंट लेंगे वही से डिस्टेंस से ऊपर होगा। और सबसे ज्यादा दूर पे कौन सा पॉइंट है, ये 15 कैसे लिख दिया, 0.40 लिखना था ना, क्या लिखना था, इसको लिखना था 0.40, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0z लिख लीजिएगा, z = 0 + 40 I हैज ग्रेटेस्ट मॉडुलस, मॉड लिख देते हैं। अगर z मॉड की अगर आप मैक्स की बात करेंगे तो 40 हो जाएगा। पहला तो आसान था, आर्गुमेंट इसका इंटरेस्टिंग होता है। अब इसमें से कितने जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनमें किसका आर्गुमेंट मैक्सिमम होगा और किसका आर्गुमेंट मिनिमम होगा, किसका आर्गुमेंट मैक्सिमम होगा और किसका आर्गुमेंट मिनिमम होगा। तो देखिए आर्गुमेंट क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मिलाने पर वो जो सबसे ज्यादा एंगल बनाता है किसके साथ, वो जो एंगल बनाता है किसके साथ, वो जो एंगल बनाता है ओरिजिन के साथ। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, आर्गुमेंट के लिए हमको करना क्या होता है, चलिए थोड़ा सा ये 0.10 यहाँ पर लिख लें। आर्गुमेंट के लिए हमको करना क्या होता है कि हम यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और मान लीजिए टेंजेंट P पे मीट करता है, आप इसको नीचे लिख लीजिए। From origin draw a tangent to the circle, from origin draw a tangent to the circle, and suppose it touches circle at point P in the first quadrant, at point P in the first quadrant. Then point P has least argument, then point P has least argument। लिख लिया, अब इस लिखिएगा, जरूर से लिख लीजिएगा, दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़े। अब देखिए क्या होगा, क्यों लिस्ट आर्गुमेंट होगा, इसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मिलाते हैं तो ये अभी जो थीटा बन रहा है ये आर्गुमेंट ज्यादा बनेगा। मान लीजिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से मिलाते हैं तो ये ज्यादा बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से ज्यादा बनेगा। तो टेंजेंट और जहां पे ओरिजिन से टेंजेंट इस सर्कल को मीट करेगा, अगर ये पॉइंट P है तो P वाला जो हमारा पॉइंट P पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वही कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे कम आर्गुमेंट बनाएगा। आ गई बात समझ में। और मैक्सिमम के लिए क्या करना होगा, तो मैक्सिमम के लिए हमको इधर ले लेना होगा, मैक्सिमम के लिए इधर ले लेना होगा। खैर पहले हम इस P को निकालें, इस दोनों लाइन को इरेज कर लें, इजी है, ठीक है। P आप मान लीजिए लेट एट P
at P let Z is equal to R cos theta plus iota sin theta। देखते चले जाइएगा, इजी है। जहां पे R आपका OP डिस्टेंस है और OP डिस्टेंस कितना होगा ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसके लिए हम करते क्या है ना, इसको यहां से मिला देते हैं, ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, किस ट्रायंगल में, यहीं पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल OPC, ट्रायंगल OPC में OP का लेंथ होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, OC स्क्वायर, यहां से OC स्क्वायर माइनस PC स्क्वायर। OC स्क्वायर आपको पता है 25 है, तो इसका स्क्वायर 625। PC आपको पता है रेडियस है, रेडियस का लेंथ कितना था 15, 225। तो ये आपका कितना हो गया, कैंसिल होकर ये आपका हो गया 20 हो गया, ये आपका 20 हो गया, R का मान 20 आ गया। तो Z में R तो 20 निकल गया। क्वेश्चन है हमारा थीटा कैसे निकलेगा, R तो 20 निकल गया। अब हमारा क्वेश्चन है कि थीटा कैसे निकलेगा, तो थीटा भी आसान है, यहीं पर कर देते हैं इसी ट्रायंगल में। देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। बात को समझिए, नहीं समझ पा रहे तो और आसानी से समझा दें। ये थीटा है तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये तो आप समझ रहे हैं। अब ये 90 माइनस थीटा हो गया, 90 हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, 90 हो गया, ये दोनों मिलकर 180 माइनस थीटा हो गया। ट्रायंगल के एंगल का सब 180 होता है, थीटा होना चाहिए। तो इसी ट्रायंगल में आप लिखिए, फिर से हम नाम लिख देते हैं इन ट्रायंगल OPC। आप बताइए तो cos थीटा कितना होगा और आप बताइए तो sin थीटा कितना होगा। तो इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो cos थीटा आपका क्या हो जाएगा, PC by UC, PC by OC, PC यहां है और OC यहां है, 15 by 25 मींस 3 by 5। sin थीटा क्या होगा, इसके सामने परपेंडिकुलर OP by OC 20 by 25, तो कितना हो जाएगा 4 by 5। तो इससे आपका थीटा निकल गया। चलिए यहां थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो Z आपका क्या था, Z आपका था R cos थीटा प्लस iota sin थीटा। तो R आपका कितना है, R आपका 20, cos थीटा कितना है 3 by 5 प्लस 4 iota by 5। आप कैंसिल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 69। दिस कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस आर्गुमेंट आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू इतना, यहां पे इस लाइन को जरा इरेज कर दें, हैज लिस्ट आर्गुमेंट, हैज लिस्ट आर्गुमेंट, ये फोर्थ वाला निकल गया। अब मैक्सिमम आर्गुमेंट देखिए क्या होगा, तो मैक्सिमम आर्गुमेंट आपका इधर होगा q, और q क्या होगा, ये बाई सिमेट्री से चलेगा, क्योंकि ये सर्कल सिमेट्री है तो आप q का कह सकते हो y कोऑर्डिनेट वही होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते थे, किसी अदर डेटा में करना पड़ सकता है, पर चूंकि ये सिमेट्री है तो सिमेट्री में देखिए ये जितना दूर रहेगा, ये जितना पॉजिटिव था उतना क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो उसी बात को लिख देते हैं बाई सिमेट्री एट Q पे जो Z होगा ये क्या हो जाएगा, ये -12 प्लस 16i हैज ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि लिस्ट आर्गुमेंट कितना होगा, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया है। आपसे कोई पूछे कि लिस्ट आर्गुमेंट कितना होगा, लिस्ट या मिनिमम आर्गुमेंट एट P, तो ये आर्गुमेंट है, नॉर्मली हम क्या लिखते हैं tan थीटा tan इनवर्स y by x। तो यहां से देखिए तो आपका tan थीटा कितना था, sin थीटा by cos थीटा, आपका tan थीटा था 4 by 3। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 4 by 3, क्योंकि tan थीटा आपका कितना था 4 by 3। और ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट क्या लिखेंगे, मैक्सिमम आर्गुमेंट और ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट को एक वर्ड लिख लीजिएगा एट Q, ये आपका क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, समझ गए हैं। तो पाई माइनस थीटा में आपका क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। तो ये बहुत क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत कॉमन क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सब कुछ सही रहा होगा।
साइन थीटा वगैरह सब कुछ सही रहा होगा। इसके सामने ये 20 था, देखने में छोटा लग रहा है, ये 20 था, ये 15 था, ध्यान रखिएगा। फिगर तो अनुमान पे बनाते हैं। फिर सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 5 क्वेश्चन आज हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने का। हाइपरबोला वगैरह अगले क्लास में लेंगे। छोटे छोटे वीडियोस, थोड़ा ये सब कॉन्सेप्ट के लिए स्ट्रांग है तो कंपैरेटिवली छोटा क्या वीडियो बड़ा हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्या है? लेट z इज इक्वल टू 10 प्लस 6 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 आयोटा। ये z1 इसको मान लीजिए, z1 होगा, यहाँ z1 यूज किया है ना। z1 इतना है और z2 इतना है। लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट ये पाई बाई 4 है, तो हमको ये प्रूफ करना है। व्हाट डज इट मीन ज्योमेट्रिकली? देखिए थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन का आंसर देना होगा, पहले इसकी हम बात कर लें। हमने ये पढ़ा है पिछले क्लास में आर्क ऑफ ए सर्कल, और ये हमने क्या पढ़ा है? ये हमने पढ़ा फुल सर्कल। तो हम इससे इसको निकालेंगे, ये जो कि ओरिजिनल मेंशन है इससे हम इसको निकालेंगे। ये देखने में फुल सर्कल जैसा रहेगा, बट व्हाट डज इट मीन ज्योमेट्रिकली? वो ओरिजिनली ये था, इसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। ओरिजिनली ये था, इसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा आर्क ऑफ ए सर्कल। आंसर क्या होगा? एक सर्कल का आर्क। तो आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे भी, और वो जिस सर्कल का आर्क है उस सर्कल के फुल सर्कल का ये वाला इक्वेशन है। तो व्हाट डज इट मीन ज्योमेट्रिकली? मींस कि ये आपका आर्क ऑफ ए सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे बनेगा देख लीजिए थोड़ा सा। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन डेटा है, ठीक है। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 है 10 प्लस 6i और z2 है 4 प्लस 6i। मींस हम इसको कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें? मान लीजिए 2 4 6 8 10, 2 4 6 8, कुछ तो स्केलिंग ले लें। आपका z2 आपका कहां पर है? 4 प्लस 6i, करीब करीब यहां पर हम z2 मान लें, और z1 आपका है 10 प्लस 6i, यहां पर हम z1 मान लें, ठीक है। और आर्गुमेंट है हमको z माइनस z2 से, z ऊपर लिया जाए नीचे लिया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ऊपर z कहीं लेते हैं एक अंदाज पे, तो इधर से इधर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। इसको हम देख लेते हैं पहले। जो हमने आर्गुमेंट बताया था वो एक्सिस के साथ क्योंकि हमने ले लिया है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल क्लियर कट डिफाइन होगा, ठीक है। तो z माइनस z2 से z माइनस z1, नीचे वाले से ऊपर वाले पे जाते हैं, और z दोनों में जो z कॉमन है उसी पे एंगल बनता है, बिल्कुल ये हमको लगता है एंटी क्लॉकवाइज होगा। मींस ये पाई बाई 4, और यही आपका आर्गुमेंट ऑफ ए सर्कल बनेगा। फुल सर्कल आप करना चाहेंगे तो ऐसे फुल सर्कल बन सकता है, लेकिन फुल सर्कल में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ ए सर्कल, और ये आर्गुमेंट जिस सर्कल का पार्ट है वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये सवाल आप कैसे बनाइएगा? सवाल बनाने का एक तरीका ये है, ये वाला मैंने आपको बताया है, ये वाला मैंने आपको बताया मेथड 1 करके हम छोड़ देते हैं, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उसमें आप z को मान लीजिएगा x प्लस आयोटा y, तो ये आपका क्या हो जाएगा? z x प्लस आयोटा y माइनस 10 प्लस 6 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा? x प्लस आयोटा y माइनस 4 प्लस 6 आयोटा, ठीक है। ये पाई बाई 4 है, इसको आप सिंपलीफाई कर लीजिएगा। सिंपलीफाई कीजिएगा तो आप मान लीजिए a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ही आ गया पाई बाई 4, तो आप क्या लिखिएगा? tan इनवर्स b बाई a। सिंपलीफाई कीजिएगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट, फिर रैशनलाइज करके, ठीक है। a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाना है। फाउंडेशन में ऐसा इक्वेशन मैंने दूसरे डेटा के साथ लिया है, इससे आपका b बाई a क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये फाइनली आप सॉल्व कीजिएगा x y में, तो एक सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, जिसका सेंटर होगा 7 9, रेडियस होगा 3√2। उससे आप कह सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये एक तरीका है, इसका मैं इंटरेस्टेड एकदम नहीं है यहाँ पर ये एक तरीका आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये a और bx और y के टर्म में आएगा। फाइनली आपका इक्वेशन आ जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2 का होल स्क्वायर। सर्कल का सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, वैसे लिख सकते हैं। बट हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम जिस बात में इंटरेस्टेड है उसको आप लिखिए। चलिए ये चीज तो हम इरेज कर दें, थोड़ा जरूरत नहीं है, ये थोड़ा हम इसको इरेज कर दें। यहाँ पे हम पॉइंट देख लें। z1 आपका क्या था? 10 और 6 था, ये क्या था आपका? 4 और 6 था, ठीक है।
अब ये देखिए इसको बनाते कैसे हैं। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका, इजी भी है इंटरेस्टिंग भी है। पाई बाई 4 के लिए वैलिड है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पाई बाई 4 ही आता है। सपोज कीजिए आप इसका सेंटर मान लीजिए Z0, तो अगर आप इसका सेंटर Z0 मानेंगे तो यहां से यहां जाने में पाई बाई 2 एंगल बनेगा। ठीक है, मेथड 2 एक्चुअल मेथड, ऊपर से ऊपर वाला हटा देते हैं, जरूरत नहीं है उनको। मेथड 2, लेट सेंटर बी Z0, लेट सेंटर बी Z0, तो आपका क्या हो जाएगा, हमको आना है Z0 माइनस Z1 पर, किससे आना है Z0 माइनस Z2 से। ठीक है, अगर हम इसे इसका नाम कुछ नाम दे दें, और नाम नहीं भी दे तो काम चलेगा, लेकिन ये दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस बराबर है, तो R बाई R लिखेंगे, R बाई R लिख लेंगे, और साथ में क्या लिखेंगे cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। ठीक है ना, यहां से घूमकर यहां जा रहे हैं, हम सेंटर निकाल रहे हैं, तो ये आपका बहुत आसानी से आयोटा हो जाएगा। मैंने पहले बहुत बार बोला है, आप सीधा इसको लिख लीजिए। अब हमारा कितना हो गया, Z1 आपका कितना है 10 प्लस 6 आयोटा, Z2 आपका कितना है 4 प्लस 6 आयोटा, ये किसके बराबर होगा आयोटा के। चलिए सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस में ब्रेक कर लीजिए, ये हो गया आयोटा Z0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा, मेरे ख्याल से प्लस 6 आ जाएगा। Z0 1 माइनस आयोटा, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 16 प्लस 2 आयोटा, कैलकुलेशन आप देख लेंगे, Z0 कितना हो गया 16 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, इसको रेशनलाइज कर लेंगे, बहुत बड़ा काम नहीं है ये। आपका रियल पार्ट हो गया 16, इमेजिनरी पार्ट से हो गया -2, 16 - 2 14। ठीक है, रियल पार्ट रियल से रियल को मल्टीप्लाई करने पर मिलता है, इमेजिनरी से इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करने पर जो कि -2 होगा। इमेजिनरी पार्ट आपका कितना हो गया, ये 16 प्लस 2 18 हो गया, और नीचे में आपका कितना है 1 प्लस 1 2 है, ये 7 प्लस 9 आयोटा आ गया, ये आपका क्या आ गया, ये आपका सेंटर आ गया। रेडियस आपका क्या होगा, रेडियस आप किसी एक से निकाल सकते हैं, Z1 माइनस Z0 का डिस्टेंस, या Z1 माइनस Z2, या Z1 माइनस Z0 का मॉडुलस, या Z2 माइनस Z0 का मॉडुलस, किसी से निकाल लीजिए। तो Z1 आपका कितना है, ये आपका हो गया 10 प्लस 6 आयोटा, माइनस ये कितना है 7 प्लस 9 आयोटा, तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो 3 माइनस 3 आयोटा कितना मिल गया, ये मिल गया 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 3√2। तो हम कह सकते हैं इस आर्क ऑफ ए सर्कल का, इस आर्क ऑफ ए सर्कल का सेंटर कितना है Z0 है, और रेडियस कितना है 3√2 है। देयरफॉर यहां पे ऊपर से लिख लेना, तब नहीं लिखा, यहां पे लिख ले, देयरफॉर Z represents arc of a circle, ज्योमेट्रिकल लिखा था, वो जो सेंटर है, सेंटर आपका कितना है 7 प्लस 9 आयोटा, रेडियस कितना 3√2, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा Z माइनस Z0 इज इक्वल टू R से आपका क्या मिलेगा, Z माइनस 7 प्लस 9 आयोटा इज इक्वल टू 3√2। आई बात समझ में। तो ये फाइनली आर्क ऑफ ए सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, उस आर्क ऑफ ए सर्कल का सेंटर इतना है और रेडियस इतना है। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी आपका इसी से रिलेटेड है। ये सब तो आपने लिख लिया होगा ना, ये सब तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए तो ठीक ही लिखा हुआ था। चलिए थर्ड क्वेश्चन आप लिखिए, तो सॉल्व फॉर z, सॉल्व फॉर z, ये आपका है आर्गुमेंट z माइनस 10 प्लस 6 आयोटा बाई z माइनस 4 प्लस 6 आयोटा पाई बाई 4, और सेकंड वाला हमको देखना पड़ेगा, एंड वो मैंने लिख कर रखा है, एंड वो सेकंड वाला आपका कहाँ गया, ये आपका है
2 माइनस आयोटा z प्लस 2 प्लस आयोटा z बार माइनस 40 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिगर में हम रहने देंगे, इसमें फिगर की जरूरत है। सॉल्व फॉर z, ये हमको z के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको पता है ये वाला आर्क है और ये आपको क्या है, ये आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाला आर्क है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये सॉल्व करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, इसको आप कार्टेशियन में बदल लीजिए। सारी कैलकुलेशंस को हम इधर से हटा दें। बढ़िया क्या होगा, आप इसको चेंज कर लीजिए, इसमें चेंज कर लीजिए। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट z माइनस 10 प्लस 6 आयोटा बाई z माइनस 4 प्लस 6 आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 क्या रिप्रेजेंट करेगा, z माइनस 7 माइनस 9 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 3 रूट 2। ये आपका क्या इंप्लाइज करेगा, z माइनस 7 स्क्वायर, z नहीं कर दीजिए, x कर दीजिए, x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18। इक्वेशन 1 मान लिया इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, ये सर्कल हम ले चुके थे, इसलिए हम लोग डेटा को लिया। अब लाइन के बारे में आइए। ठीक है, ऑल्सो यहां से आप क्या लिखिएगा, ऐसे तो अगर आपको 2 अल्फा x प्लस 2 अल्फा y 2 अल्फा x प्लस 2 बीटा y प्लस b इज इक्वल टू 0 याद है तो ठीक है, और अगर नहीं याद है तो हमने क्या बोला था कि z का वैल्यू आप पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे, 2 माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y प्लस 2 प्लस आयोटा, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बहुत दिमाग नहीं लगाना है, 40 0। चलिए यहां से आपका ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x और 2x 4x, यही मैं कह रहा था। y वाले को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका प्लस y और प्लस y 2y माइनस 40 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x प्लस y माइनस 20 0। तो यहां से आपका y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 20 माइनस 2x। आयोटा वाला जब कैंसिल हो जाता है, देख लीजिएगा, आयोटा वाला कैंसिल हो जाता है, ये हमने बताया था। अगर आप देख सकते हैं फिर से देख लीजिए, जैसे ये 2 आयोटा y प्लस में होगा, 2 आयोटा y माइनस में होगा, कैंसिल हो जाएगा, आयोटा x माइनस में होगा और आयोटा x प्लस में कैंसिल हो जाएगा, यही बचता है। आप सीधे भी लिख सकते थे। अब हम सॉल्व करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1। अगर आप हम इस वैल्यू को 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए क्वेश्चन तो हम हटा दें। तो 1 में पुट करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा x माइनस 7 स्क्वायर, y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह रखेंगे 20 माइनस 2x माइनस 9 स्क्वायर, इसके बराबर 18, 20 माइनस 9 सीधा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 11 माइनस 2 है, बड़ा लग रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस 121 प्लस 4x स्क्वायर, 2 दूना 4 माइनस 44x 18। अच्छा ये क्या हो गया, 5x स्क्वायर 14 और ये कितना हो गया आपका माइनस 58x, और ये कितना हो गया 121 में 49 अगर ऐड करेंगे तो 0 7 1, 18 घटा देंगे, प्लस 152 0, 152 किसके टेबल में आता है, फैक्टराइज करना है, 152 19 into 8 में आता है, 98 नहीं, हाँ, और किस में आता है 38 into 4 में आता है। ये इससे बन जाएगा, देखिए वो मैं आप अपने ढंग से सोच लीजिएगा, मैं क्या सोच रहा था, इससे बन जाएगा। इसको हम कैसे देखें, 5x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 28x प्लस माइनस 38x, 38 दिया था ना, हम कैसे पकड़े, जो रफ काम कर रहे थे, आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे थे। ये सब आपके लिए हम छोड़ देते हैं। 5x कॉमन नहीं है तो x माइनस 4 और माइनस 38 कॉमन नहीं है। एक्चुअली हम 152 को पकड़ना चाह रहे थे, कहां से आता है,
खैर ये आपका अपना स्किल है, इस स्किल में हम कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। होपफुली आपने इसको लिख लिया होगा। तो x इज इक्वल टू 4 और 38/5 यहां से आप कर लेंगे, कॉमन वगैरह लेकर एक स्टेप आप लिख लीजिएगा। इसके y क्या हो जाएगा, y का आपका 20 - 2x, तो जब यहां पर 4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 20 माइनस ये 2x मतलब 76/5। 76/5 मतलब कितना हो गया, 20 चौका 20 बचे 100, 24/5। इसमें आपका xy क्या मिलेगा, एक xy आपका मिलेगा 4 और 8 और दूसरा xy आपका क्या मिलेगा 38/5 कितना हो गया 7.6 और लाइकवाइज ये कितना मिलेगा 4.8। ये हो गया। देखने में दो आंसर लग रहा है, अगर पूछा जाएगा क्या सॉल्यूशन होगा तो आपको दो आंसर लग रहा है, लेकिन ये दो आंसर नहीं होगा क्योंकि आर्क ऑफ ए सर्कल है। ये जो सर्कल का इक्वेशन था ये फुल सर्कल का इक्वेशन नहीं था। वो किसका इक्वेशन था, ये फुल सर्कल का इक्वेशन नहीं था, ये उसके आर्क का इक्वेशन था। फुल सर्कल का इक्वेशन नहीं था, किसका इक्वेशन था, वो उसके आर्क का इक्वेशन था। तो जरा हम इसलिए अभी तक हमने फिगर रखा हुआ था, फिगर में हमको ये सब की बहुत जरूरत नहीं है, फिगर में हमको ये सब की बहुत जरूरत नहीं है। ठीक है, फिगर को आप जरा ध्यान से देखिए, ये लाइन पहले देखिए, y = 20 - 2x कहां से जाएगा, या y का मान जो है x का मान 10, 1 2 3 4 5 10 0 से जाएगा और x का मान जो है तो y का मान 20, मतलब ये और काफी ऊपर से जाएगा। उतना तो ऊपर हमने ड्रॉ भी नहीं किया, लाइन कुछ ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, कुछ ऐसे जाएगा और ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो अब अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन सीधा ही हम बना लें। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन हम सीधा ही बना लें, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे जाएगा। तो अगर आप गौर से देखिए तो 4 और 8 पॉइंट कहां पर होगा, 4 और 8 पॉइंट कहां पर होगा, तो थोड़ा ये लाइन नीचे आना चाहिए था, सर्कल नहीं बना है। एक ये वाला जो पॉइंट आपका 4 8 होगा, ये आपका बड़ा है, ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट 6 है, इससे बड़ा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 7.6 और 4.8 इस y को देखिए, आपका जो भी आंसर होगा वो y > 6 होगा। फिगर हमें यहीं पे आना चाहिए था, इसमें स्केलिंग नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। जो मेन बात है हम आपको बता देते हैं, 4 और 8 तो यहां से कहीं ना कहीं कटेगा, लेकिन ये जो आपका 7.6 और 4.8 एक्चुअली जब इस आर्क को आप पूरा करते, फुल सर्कल में लाते या फुल सर्कल में लाते, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिलता, ये पॉइंट आपको क्या मिलता 7.6 और 4.8 मिलता। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए हम क्या कहेंगे, ठीक है, हम इसलिए कहेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 4 8 ओनली, सिर्फ यही होगा, इस वाले क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सिर्फ 4 8 होगा। नोट कर लीजिए इसको, क्यों होगा, y कोऑर्डिनेट 6 से ऊपर जाइए ना, आर्क ऊपर बन रहा था, हमने डायरेक्शन से देखा था, इसका y कोऑर्डिनेट आपका कम आ गया 6 से। नोट कर लीजिए, फुल सर्कल, अगर आप फुल सर्कल लेते 3√2 एंड लाइन जो भी आपका आया था, ये फाइनली यही आया था, y = 20 - 2x हैज टू सॉल्यूशंस। अगर क्वेश्चन में हम उस लाइन, जो लाइन हमने दिया था 2 - i एंड सो ऑन, जिससे ये लाइन आया था, उस लाइन और ये फुल सर्कल को लेते, तब ये दोनों सॉल्यूशन आता, तब ये दोनों सॉल्यूशन आता, लेकिन आर्गुमेंट ले लिए तो आपका क्या आ जाएगा, एक ही सॉल्यूशन आ जाएगा। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसमें समझ में आई बात। हमने बोला है आर्गेंट प्लेन में, रे और स्ट्रेट लाइन में आपको डिफरेंस रखना है, आर्क ऑफ ए सर्कल फुल सर्कल में डिफरेंस रखना है। हमने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या किया, हमने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दोनों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, प्लेन ज्योमेट्री में, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कन्वर्ट किया, उसी ढंग से xy का मान निकाला। बट फाइनली चूंकि ये आर्गुमेंट था तो सिर्फ एक यही आंसर होगा, ये वाला पार्ट आंसर नहीं होगा। ये वाला पार्ट आंसर कब होता, जब ये सर्कल फुल सर्कल होता। ये हम लोगों को ध्यान देना होता है, ये हम लोगों को
नॉर्मली ध्यान देना होता है। हम आई होपफुली आप ये क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था, ठीक है, 2 यहाँ से हटा लीजिएगा। होपफुली आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन पे, ये भी क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से लिखेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, if 2 by z2 is equal to 1 by z3, 1 by z1 plus 1 by z3, prove that O means origin, z1 z2 z3 are concyclics। चलिए लगातार हम बोलते चले जा रहे हैं, कॉन्साइक्लिक कॉमन पॉइंट है, ये कॉन्साइक्लिक है। फिर हम वही काम करेंगे, कॉन्साइक्लिक का जो हमने काम किया था उसको आप ध्यान से देखिए। दो आर्गुमेंट का सम पाई करेंगे या फिर दो आर्गुमेंट को बराबर करेंगे, ठीक है। डिफर बाई पाई भी बोल सकते हैं, डायरेक्शन की वजह से वर्ड डिफर बाई पाई भी आता है, सेम डायरेक्शन सम, ठीक है। इस बात को आप समझेंगे। अगर थीटा 1 और थीटा 2 एक ही डायरेक्शन में हम ले लें आर्गेन प्लेन में, इसका सम पाई है, डायरेक्शन अलग कर दे तो डिफर बाई पाई है। शुरू में इसको क्लियर किया, ये फाइनली क्या आएगा हमको मालूम नहीं है, बट पहले तो हम कुछ लिखना शुरू करें। इसको हम लिख सकते हैं 1 by z2 plus 1 by z2, 1 by z1 plus 1 by z3। थोड़ा सा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसमें बहुत कुछ नहीं समझना है। -1 by z2, ये आपका हो गया z2 z3, फिर आपका ये क्या हो गया z3 माइनस, ध्यान से देखते चलिएगा, z2, ये आपका क्या हो गया z1 z2, और ये क्या हो गया आपका z2 माइनस z1। सब कैलकुलेशन सही कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। कुछ कैंसिल हो गया, z2 आपका कैंसिल हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया z3 माइनस z2, ऊपर से थोड़ा लिखते हैं z3 माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z1। अगर आप बात समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो तुरंत समझाते हैं, z3 by z1। और यहाँ पे दोनों z2 को हम एक ही डायरेक्शन में कर देते हैं, क्योंकि जिस पे एंगल बनेगा वो z2 पे बनेगा, ये माइनस z3 z1। हम ये सब माइनस कैसे लाए, तो यहाँ देखिए साइन बदल दिए हैं, यहाँ z2 माइनस z1 था, यहाँ z1 माइनस z2 तो माइनस आ गया। अब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं z3 माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z2 माइनस z3 माइनस 0 अपॉन z1 माइनस 0। इससे आपको ये पता चल जाए, यानी कि एक आपका z2 पे बन रहा है आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट किस पे बन रहा है 0 पे। आर्गुमेंट भी लिख लेते हैं, आर्गुमेंट z3 माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z2। इसका आर्गुमेंट लिखेंगे तो क्या होगा, ये दरअसल -1 लिखा हुआ है, तो z1 into z2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट माइनस z1 प्लस आर्गुमेंट z3 माइनस 0 अपॉन z1 माइनस 0 लिखेंगे। इसको इधर लाएंगे तो देखिए तो आर्गुमेंट डिफर बाई पाई हो गया, डायरेक्शन अलग होगा, हम आपको दिखा देते हैं, डायरेक्शन अलग होगा, इसलिए आर्गुमेंट डिफर बाई पाई हो गया। देखिए तो z3 माइनस z2, z1 माइनस z2 माइनस, इस बात पे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, सर सामने का तो सब हम लोग पाई पढ़े थे, लेकिन ये डिफरेंस में भी पाई आता है, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर इसको वैलिड मानते हैं। आपको शुरू में भी दिखाए, आपको हम अभी भी दिखा दे रहे हैं, शुरू में भी दिखाए और हम आपको अभी भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। शुरू में भी दिखा और आपको हम अभी भी दिखा दे रहे हैं। फिर से देखिए, उधर तो हटा दो, उधर तो मैथमेटिकल था, बस सिंपल है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है, पॉइंट हम ले लें, मान लीजिए ओरिजिन z1 z2 z3। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑथर लोग ना ये रिलेशन दे देते हैं, हमने इधर z2 ले लिया था तो मेरा वो z1 z2 z3 एक साथ आ गया एक लाइन में, और आप ये दिमाग में रखिएगा, आगे पीछे करके कुछ भी आ जाता है, ये एंगल z2 पे बन रहा है, ये एंगल, ये क्या लिखती है, गलत लिखी है, ठीक है, ये चल रहा है ना, ये एंगल ओरिजिन पे बन रहा है, तो ये दोनों मिलकर आपका क्या होना चाहिए, ये दोनों मिलकर आपका पाई होना चाहिए, ठीक है।
तो ये देखिए आपका क्या हो गया, पहले हम चलते हैं Z3 से किस पर आए, Z3 माइनस Z2 से आए, नहीं गलत बोल रहे सर, हाँ बिल्कुल, Z1 माइनस Z2 इससे हम इस पर गए, ये आपका क्लॉकवाइज है, इसको मान लीजिए आप थीटा मानिए, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा, पक्का आ रहा होगा, डिफर बाई पाई आ गया है तो डायरेक्शन के कारण आता है। आप ये इधर आइए और ये इधर आइए, Z1 माइनस Z3, Z1 माइनस 0, यहां से हम यहां जा रहे हैं, यहां से हम यहां जा रहे हैं, देखिए तो ये वाला डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज था और ये वाला डायरेक्शन आपका क्या हो गया है, ये वाला डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया है। तो अगर इसको आप थीटा मानिएगा, थीटा के सामने जो कॉमन ज्योमेट्री में पाई माइनस थीटा मानते हैं, तो यहां पे इसको आपको माइनस के साथ मानना पड़ेगा डायरेक्शन के कारण। अब आई बात समझ में, इसी बात को हम शुरू से समझा रहे थे, इसी बात को हम शुरू से समझा रहे थे, डिफर बाई पाई। आज यहां से हम चले थे डायरेक्शन के कारण, डायरेक्शन के कारण। अब अगर आप देख सकते हैं, अब अगर आप देख सकते हैं, आप इसको मानेंगे थीटा, ठीक है, और इसको क्या मानेंगे माइनस, माइनस पाई माइनस थीटा। अब देखिए तो दोनों ऐड होकर पाई हो गया, तो डिफर बाई पाई इसमें चलता है, सेम डायरेक्शन में सम पाई और अपोजिट डायरेक्शन में डिफर पाई। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर Z1 Z2 Z3 ओवर कॉन्साइक्लिक, कॉन्साइक्लिक। चलिए तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया, इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा सम नहीं होगा, डिफरेंस भी होगा। डिफरेंस में वैलिडिटी कैसे होगी, तो डिफरेंस के साथ अगर पाई आएगा तो उसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग, बहुत तरीके से लिख सकते हैं, बेसिक्स को ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, क्वेश्चन हम सीधा फिगर के साथ ही लिख देते हैं, क्वेश्चन हम सीधा फिगर के साथ ही लिख देते हैं, ठीक है सर। कॉमन क्वेश्चन है और यहां से आपको हम बता रहे हैं रिगार्डिंग क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप थोड़ा सा इसका हेडिंग दे दीजिएगा, इसका हेडिंग आप क्या दे दीजिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए फिगर का सिचुएशन क्या है, ये क्वेश्चन आपका हम लिख रहे हैं 5 नंबर, आप लिख सकते हैं, ठीक है। पहले वो फिगर मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, कॉम्प्लेक्स नंबर ए है, ये पॉइंट बी है, कॉम्प्लेक्स नंबर बी है, ये पॉइंट सी है, कॉम्प्लेक्स नंबर सी है, ये पॉइंट डी है, कॉम्प्लेक्स नंबर डी है, ठीक है। और ये सर्कल आपका क्या है, मॉड z इज इक्वल टू r है। आप लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर a b c d लाइज ऑन, कॉम्प्लेक्स नंबर a b c d लाइज ऑन सर्कल मॉड z इज इक्वल टू r, ठीक है। और उसके बाद find the point of intersection of straight lines, find the point of intersection of straight lines AB and CD, find the point of intersection of straight lines AB and CD। इसका जरा मैं पहले ना आंसर लिख लेता हूं ताकि मैं आपको समझाऊं तो आपको समझ में आ जाए। एक्चुअली इसका जो आंसर आता है Z का, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ स्टेप्स करूंगा बीच बीच में तो आपको समझ में नहीं आएगा सर ऐसा क्यों कर रहे थे, और इसका आंसर कुछ ऐसा है। अगर मैंने एबीसीडी सही लिखा होगा, इसका आंसर कुछ ऐसा है। क्वेश्चन आप समझ गए ना, लिख लिया होगा, एबीसीडी आर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द सर्कल मॉड z इज इक्वल टू r, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस AB एंड CD, यही है क्वेश्चन। तो देखिए इसको हम लोग कैसे चलते हैं, हमको एकदम से बेसिक्स से चलने की आदत है, एकदम सीधा सीधा बनाया हुआ है। इस स्ट्रेट लाइन के लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे आर्गुमेंट z माइनस a इज इक्वल टू आर्गुमेंट b माइनस a। आपको याद आ रहा होगा, यहां से क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट z माइनस a माइनस आर्गुमेंट b माइनस a 0। यहां से क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट z माइनस a बाई b माइनस a 0। तो यहां से क्या लिखेंगे, z माइनस a बाई b माइनस a रियल नंबर। तो ये रियल नंबर होने पे क्या हो जाएगा, z माइनस a अपॉन b माइनस a, z बार माइनस a बार अपॉन कितना, b बार माइनस a बार। ये आपका क्या था, इक्वेशन ऑफ AB।
सिमिलरली इक्वेशन ऑफ सी डी क्या हो गया, इतना मेहनत नहीं करना है, z माइनस सी अपॉन डी माइनस सी। कर क्या रहे हैं, जहां पर ही है वहां पर सी लिख देगा, जहां पर बी है वहां पर डी लिख देंगे। z बार माइनस सी बार अपॉन कितना, डी बार माइनस सी बार। अब ये पॉइंट z कैसे निकलता है, तो उसका तरीका क्या है, वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग रूल है वी हैव टू एलिमिनेट z, वी हैव टू एलिमिनेट, क्या बोल दिया, z बोल दिया, एलिमिनेट z बार, यही आपका वर्किंग रूल होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, हालांकि मैं इसको इस वीडियो में बहुत टच नहीं करता हूं, मैं इसको बहुत यकीन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ बात बता दे रहा हूं, अगर आप कहीं किताब से पढ़ना चाहें, कहीं कोई लिखते नहीं एलिमिनेशन ऑफ z बार, बट सारा खेल z बार के एलिमिनेशन का। यहां पर मैं z बार एलिमिनेट करता हूं, इस दोनों से z बार को एलिमिनेट करके यहां तक आना है, बट कुछ कुछ इसमें पॉइंट्स है। कैसा पॉइंट है इसको आप देखिए, कुछ कुछ इसमें पॉइंट्स है, कैसा पॉइंट्स है इसको आप देखिए। सबसे पहले हम फिगर को इरेज कर देंगे, फिगर की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या है कि ए बी सी डी मॉड z इज इक्वल टू r पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो आप देखिए इसको फिगर हटा दें, खाली ध्यान रखिएगा, ठीक है। A lies on mod z is equal to r, ये क्या इंप्लाइज करेगा, mod a is equal to r, ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये आपका इंप्लाई करेगा a बार इज इसका, ठीक है, इसका स्क्वायरिंग अगर आप ले लीजिए, इसका स्क्वायरिंग 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 r स्क्वायर, तो ये आपका क्या इंप्लाइज करेगा, ये आपका इंप्लाइज करेगा r स्क्वायर बाई a, ठीक है। सिमिलरली अगर आप b बार लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बाई b, c बार लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बाई c, d बार लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बाई d। ये बात समझ में आई। अब सब बाहर में इसलिए बड़े पीछे है कि यहाँ पे जो रिजल्ट है, इसे मैंने बोला था मैं रिजल्ट लिख ले रहा हूँ, रिजल्ट इसका बहुत तरह से डिराइव हो सकता है, हम स्पेसिफिक इस रिलेशन लगाने वाले हैं, इसमें कहीं भी बार नहीं है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, अब देखिए हम क्या करते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन को आप देखिएगा, z माइनस ए बाई बी माइनस ए, z बार, या फ्रॉम वन से आपका z बार कितना होगा, वन से आप z बार को लिखिए, तो इसकी जरूरत पड़ेगी, हमने पहले लिख लिया, वन से आप z बार को लिखिए, तो z बार आपका कितना हो जाएगा, तो सर z बार हो जाएगा b बार माइनस a बार इनटू z माइनस a बाई, आप कंसंट्रेट करके देखिएगा, b माइनस a प्लस a बार, सही लिखा है ना। z बार कैसे हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर इस बार को यहां पर ले आए, हम सब बार को हटा दे रहे हैं, सब बार को हम कैसे हटा दे रहे हैं, तो आप देखिए इस b बार को हम क्या लिखेंगे, r स्क्वायर बाई b, इसको हम क्या लिखेंगे, r स्क्वायर बाई a, z माइनस a बाई b माइनस a, इसको भी हम लिख लेंगे r स्क्वायर बाई a। उधर से इरेज करते हैं, ये हमको एक्चुअली रहने देना है, ये ठीक है, इधर से इरेज कर रहे हैं, ध्यान से आप कैलकुलेशन देखिएगा, इसमें से पूरे में आपका r स्क्वायर कॉमन है, पूरे में r स्क्वायर कॉमन है, और ये आपका क्या बच गया, इसका एलसीएम हो जाएगा ba, ये हमारा क्या हो जाएगा a माइनस b, इस कैलकुलेशन को हमने यहां पर लिख लिया, z माइनस a बाई b माइनस a प्लस 1 बाई a, सर r स्क्वायर कहां गया, पूरा r स्क्वायर कॉमन था, z बार, हम मैक्सिमम काम ये भी वही कर लेते हैं, कुछ इस तरह का दिखने लगे, लास्ट में सी डी को क्या करना है, a को रिप्लेस करना है c से, b को d से। अब देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से आप देखना शुरू कीजिए, r स्क्वायर, बाद में r स्क्वायर कट जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो नहीं, ये तो कट गया सर, अरे -1 टाइम कट गया, आ रही बात समझ में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो a का पावर -1 b का पावर -1 हो गया, इस माइनस को भी बाहर ले लें, ये आपका क्या हो गया, z माइनस a, z माने
हाँ चलिए ठीक है यार, इसको हम और अच्छे से कर देते हैं, और अच्छे से। ये भी सही कर रहे थे, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो z a का पावर -1 b का पावर -1 माइनस के साथ, ठीक है, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो प्लस b का पावर -1। समझ में आ रही है ना बात? इसको इससे डिवाइड किया, फिर इसको इससे डिवाइड किया, माइनस के अकॉर्डिंग ये माइनस और ये प्लस हो गया, और ये a का पावर -1। अब आपको आंसर दिखने लगा होगा z बार। अब आप ये वाला फॉर्म दिखने लगा है ना? थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आउटडेटेड चीज है। फ्रॉम 4, ठीक है, 4 से हमको क्या मिल जाएगा, r स्क्वायर माइनस जेड सी, जैसे a को चेंज करेंगे c से और b को चेंज करेंगे d से, क्योंकि बाकी रिलेशन भी होल्ड कर रहा है, तो ये c हो गया, ये d हो गया -1 के साथ, b का -1 और c का -1, z बार दोनों की इक्वेट कर सकते हैं, एलिमिनेट हो गया आपका z बार। यही था, वी हैव टू एलिमिनेट z बार। ऐसे क्वेश्चंस में z बार ही एलिमिनेट करना होता है। तो इक्वेटिंग फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 से देखिए, जब दोनों z बार है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते थे, यहां से r स्क्वायर से डिवाइड करके, बड़ी बात नहीं। अब ये दोनों बराबर होना चाहिए, -z ये किसके बराबर हो गया, -z। अब हम जरा आंसर से प्लस माइनस में देख लें, तो इसको अगर हम इधर जाएं तो b इनवर्स a इनवर्स, ये दोनों को रखा और ये दोनों को साथ रख रहे हैं, -c इनवर्स -d इनवर्स, -z c इनवर्स d इनवर्स के साथ कितना, z a इनवर्स b इनवर्स। बोले का आंसर आएगा, बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल ये z के साथ क्या आएगा, प्लस वाला पहले लिख लें, और इसको भी ऑर्डर में लिख लें, a इनवर्स पहले लिख लें आंसर के ऑर्डर में, तो इसलिए z बराबर सीधा ही आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एलिमिनेशन ऑफ z बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और भी बहुत जगह आता है, सर्कमसेंटर के कैलकुलेशन में, ऑर्थो सेंटर के कैलकुलेशन में। अगर आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत सजेशंस नहीं देते हैं कि आप इन सब चीजों को बहुत ज्यादा कीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं, कुछ सवाल कर लेना चाहिए, जैसे आपको कुछ हिंट देते हैं सर्कमसेंटर का, किसी ट्रायंगल का सर्कमसेंटर कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसको जब हम इरेज करें तो देखिए, आपको हम ये बता दें कि कैसे हम निकालेंगे किसी भी ट्रायंगल का सर्कमसेंटर। तो सर्कमसेंटर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप ये समझिए, सेंट्रोइड का सिर्फ फार्मूला होता है। अगर किसी सर्कल का आपको वर्टिसेस मालूम है, अभी सर्कमसेंटर की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए z1 है, z2 है, z3 है, और अगर सेंट्रोइड है इसका z, तो वो तो होता है z1 + z2 + z3/3। अगर z सर्कमसेंटर है तो आप कैसे निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैसे निकालेंगे? सब कुछ डिपेंड करता है एलिमिनेशन ऑफ z बार पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये a है, ये b है, ये पॉइंट आपका c है, सर्कमसेंटर को हमने h से लिख लिया, तो आप ये बता सकते हैं आपका AH और BH बराबर होगा, AH और BH बराबर होगा। A से H का डिस्टेंस कितना है, Z - Z1 का मॉडुलस, और ये Z - Z2 का मॉडुलस। स्क्वायरिंग भी आप कर सकते हैं, इसको आप ब्रेक करेंगे तो Z - Z1 into Z - Z2 इंटू कितना, Z बार - Z1 बार, और ये आपका कितना हो जाएगा, Z - Z2 और साथ में कितना हो जाएगा, Z2 बार। यहां से आप Z बार को निकाल लेंगे, क्या होगा, एक रिलेशन। सिमिलरली आप एक रिलेशन किससे लिखेंगे, ऑल्सो, फिर आप किसी और साइड को ले लीजिए, मान लीजिए AH = BH, AH BH लिया था CH, इसके स्क्वायरिंग के साथ, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z - Z1 बार, ठीक है, कि Z - Z1 मॉड किसके बराबर, Z - Z3 मॉड। फिर से आप स्क्वायरिंग कर देंगे, ऐसे ही रिलेशन आएगा, Z बार Z1 बार और कितना, Z - Z3 Z बार और Z3 बार। यहां से फिर आप Z बार निकालेंगे,
और दोनों के इक्वेट कर देंगे, जो इक्वेट करेंगे आपका सरकम सेंटर हो गया। आप लोग किसी भी किताब में पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टेड है तो। मैंने आपको मेन पॉइंट बताया, मेन पॉइंट है कि आपको z बार एलिमिनेट करना है। मेन पॉइंट आपका क्या है, आपको z बार एलिमिनेट करना है। सरकम सेंटर हम ऐसे बहुत एडवाइस नहीं करते हैं, पर हमने बता दिया, आपका खुद का इंटरेस्ट है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑर्थो सेंटर की, तो ऑर्थो सेंटर में देखिए क्या होगा, हम एक रिलेशन आपका लिख देते हैं, बाकी आप कर दीजिएगा। मान लीजिए Z1 है, Z2 है, Z3 है और कहीं पे आपका ये P ऑर्थो सेंटर है, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो आप रिलेशन क्या लिखेंगे 90 डिग्री के कारण, RZ माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2। 90 डिग्री में कोई डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। तो Z माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 जो कि प्योरली इमेजिनरी है, तो माइनस के साथ क्या हो जाएगा, ये माइनस के साथ हो जाएगा बात। एक रिलेशन आप इधर से भी लिख लेंगे, दूसरा रिलेशन, दोनों रिलेशन में आप Z वाले एलिमिनेट करेंगे, काफी बड़ा होता है, बुक में एक बार सॉल्यूशन देखिएगा तब पढ़िएगा, मतलब ऐसा बहुत, इसका तो एक्सप्रेशन कुछ सिंपल भी आता है, सरकम सेंटर का काफी बड़ा आता है। इसमें एक और आप एक और रिलेशन लिख लेंगे, ठीक है। जैसे वो रिलेशन आप कैसे लिख लेंगे, आप अगर इधर से चलते हैं, आर्गुमेंट Z माइनस Z3, इसको इससे मिलाएंगे और भाई फिर आपका क्या हो जाएगा Z2 माइनस Z1, ये भी पाई बाई 2। इससे भी आप एक रिलेशन लिखेंगे, कौन सा रिलेशन लिखेंगे, ये रिलेशन लिखेंगे Z माइनस Z3 बाई Z2 माइनस Z1। प्योरली इमेजिनरी पाई बाई 2 का कारण है तो माइनस के साथ पार होगा। ये एक बेसिक तरीका है, कुछ किताब में लोग इसको बहुत भर देते हैं, बहुत इंटरेस्टेड इसमें नहीं। 1 2 से Z बार एलिमिनेट करके Z निकालेंगे, काफी बड़ा एक्सप्रेशन है, ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आसान एक्सप्रेशन का आप बना लेंगे, ये भी आपकी इच्छा हो तो आप बना सकते हैं। हमने आज सर्कस के क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगले क्लास में हम आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सब की चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।